नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत ये ज्योग्राफी का 10 नंबर लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे जो है प्राकृतिक वनस्पतियों की चर्चा करेंगे। और बेसिकली ये भारत की वनस्पतियों की चर्चा हो रही है। अभी हम भारत का भूगोल पढ़ा ही रहे हैं, तो आइए देखते हैं। यदि आप लोगों ने पीछे के क्लासेज नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें, क्योंकि पीछे बहुत से वीडियो हो चुके हैं जिसमें आप करंट अफेयर्स के कई वीडियो पाएंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो चुकी है। फिर इसी तरीके से पॉलिटी पूरा कंप्लीट है, हिस्ट्री में अकबर चल रहा तो उसके पीछे एंशिएंट पूरा कंप्लीट है, सल्तनत पूरा कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी के भी 9-10 क्लास निकल चुके हैं। तो टाइमिंग ये है मंडे सुबह 9 बजे और इवनिंग में 5 बजे, सोमवार से शुक्रवार तक। तो इस समय जरूर चैनल पे बने रहिए। तो प्राकृतिक वनस्पति वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्राकृतिक वनस्पतियां कहा जाता है। और वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। तो ये जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं इनके कई प्रकार होते हैं। तो जो कई प्रकार के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो बहुत से कारक हैं जिनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण है। तो किसी भी वनस्पति के लिए कितनी चीजें उत्तरदायी हैं? मुख्यतः वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, मिट्टी है और समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना की महती भूमिका होती है। इन तत्वों के प्रभावाधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वो वन उगते हैं और इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, तो इसकी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, फिर वेलांचली व अनूप वन और फिर पर्वतीय वन और आगे चलकर इसी में थोड़ा सा मरुस्थलीय वन भी है। उन सबकी चर्चा हम इस एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। 15-20-25 मिनट बने रहिए तो पूरा ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में आप देखेंगे तो ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं तो इनके लिए ये कंडीशंस होते हैं, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 70% से अधिक सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में औसत तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघन तथा ऊंचे होते हैं। मतलब ये चूंकि उच्च आर्द्रता होती है और तापमान भी ठीक ठाक हमेशा बना रहता है, तो ऐसे में ये वन खूब सघन होते हैं और इनके वृक्ष खूब बड़े बड़े होते हैं। तो सघन और ऊंचे ऊंचे वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्तों के गिरने का समय भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण संपूर्ण वन सदाबहार वन रहता है। मतलब सदाबहार कैसे रहता है कि भाई इसमें विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं और इनके पत्ते के गिरने का जो समय होता है वो अलग अलग समय होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारे पत्ते झड़ गए। तो ये जो वन है हमेशा आच्छादित रहते हैं, मतलब हरे भरे रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? तो असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान। तो इन क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं कौन से हैं? तो सिनकोना है, रबड़ है, महोगनी है, एबोनी है जिसे आबनूस भी कहा जाता है, नारियल है, बांस तथा आयरनवुड। ये सब उष्णकटिबंधीय वनों के प्रकार हैं।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन की अब चर्चा करते हैं। तो जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा जो मानसूनी वन है, तो जल की भूमिका के कारण इसे दो भागों में बांटा गया है। तो एक तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा आदि में जो है वो पाए जाते हैं। साल, सागवन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में होते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के कौन कौन से उदाहरण हैं? साल, सागवन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि। इसी तरीके से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो चूंकि वर्षा कम होगी तो जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा ड्राई होगा, और वर्षा कम हो रही है तो यानी कि यहाँ आर्द्रता भी कम है। तो आर्द्रता, जब आर्द्रता रहेगी तो वर्षा होगी, तो इसीलिए इसे शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इन वनों के पेड़ जो है पत्ते झड़ जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि जैसे ही ठंडक खत्म होता है उसके बाद जो बिहार, उत्तर प्रदेश के जो वन पाए जाते हैं, जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, तो सारे पत्ते उनके झड़ जाते हैं और जंगल एकदम वीरान सा लगता है। और जैसे ही फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो वर्षा ऋतु के बाद जो है ये पूरे हरे भरे हो जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, अमलतास, ठौर, पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष उगते हैं। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर ये कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये कुछ संस्थान के द्वारा मेंस के बैचेस चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमारा आरओ का बैच है जो एकदम पूरी गति से चल रहा है, और दूसरा हमारा जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमारा यूपी पीसीएस को लेकर के है, तो इसमें एक नई घोषणा ये करनी है कि अभी तक संस्थान हिंदी और निबंध की क्लासेस नहीं लाता था। मतलब जो टेस्ट प्रोग्राम होता था उसमें हिंदी और निबंध की चीजें इंक्लूड नहीं होती थी। तो अब संस्थान आपके जीएस के सभी 6 पेपर प्लस हिंदी प्लस निबंध पूरा कंप्लीट पैकेज बहुत ही कम कीमत पे दे रहा है, मात्र 9,999। और ये ऑफर बहुत सीमित समय के लिए। तो जो भी बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं वो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, वहां ज्वाइन करें। इसके माध्यम से डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है, और साथ ही साथ कैसे आप और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, भूमिका कैसे और बेहतर कर सकते हैं, बीच के पार्ट में कौन से पॉइंट और डाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें कमेंट करके बताई जाती है। और जब आप सभी लोगों की कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है तो मॉडल आंसर भी दिया जाता है। और संस्थान का ये पूरा भरोसा होता है कि इस सीरीज के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्लस महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जिनके पुनः आने की संभावना रहती है, वो सारी चीजें कंप्लीट रूप से कराई जाए ताकि आप बहुत ही बेहतरीन स्थिति में मुख्य परीक्षा में रहें। तो ये जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। और यहाँ 750 प्लस प्रश्न जो है आपको मेंस के पहले प्रैक्टिस कराई जाएगी। और चूंकि मेंटरशिप बैच हमारा, देखिए, एक तो मेंस ओरिएंटेड बैच होता है और एक बैच हमारा ऐसा होता है कि जो वर्ष भर चलता रहता है। ये उन बच्चों के लिए होता है कि जैसे जो 2026 के पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं या 2027 उनका टारगेट है, तो उनके लिए भी बैचेस चलाए जाते हैं मेंस के, ताकि वो अपनी तैयारी को, मतलब पीटी के पहले मेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें, ताकि जब पीटी पास करें तो फिर ये ना रहे कि मेंस की चीजें तैयार ही नहीं और उनकी पीटी की उपलब्धि भी जो है वो खो जाए। तो पीटी की उपलब्धि आपकी बची रहे, वो तभी बची रहेगी जब आप मेंस बहुत अच्छा आपका तैयार रहेगा, मेंस में आप परफॉर्म करके सिलेक्शन ले लेंगे,
तो तरीका यही होता है कि पहले आप मेंस को खूब बेहतर तैयार कर लीजिए। पीटी तो विश्वास मानिए, अगर आपने मेंस कायदे से पढ़ा है तो पीटी तो स्वतः तैयार हो जाएगा। उसके बाद केवल आपको 1-1.5 महीने फोकस्ड होना है कुछ करंट अफेयर्स को लेकर और कुछ तथ्य, कुछ चीजों को लेकर के। और अगर आपके पास पीवाईक्यू जेएन में है, मतलब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं और प्रीलिम्स का भी पीवाईक्यू आपके जेएन में है, तो विश्वास मानिए फिर आपको तथ्य की भी खोजने की जरूरत नहीं है, वहीं आप साइड में ही वो फैक्ट लिख लिया करिए जो आपके पीटी के लिए उपयोगी है। तो कैसे आप 1 साल के अंदर मेंस तैयार करते करते पूरा पीटी जो है पीटी के मास्टर हो जाएंगे और पीटी भी आपका कभी नहीं रुकेगा। तो बहुत ही फ्रूटफुल बैच है, आप लोग इसको ज्वाइन करें, इसका जो है लाभ उठाएं। अब आते हैं जो 3 नंबर हमारा उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पतियों के रूप में कटीले वन, झाड़ियां एवं कई प्रकार की घासें जो है पाई जाती हैं। ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया, बबूल, बेर, नागफनी आदि इस वन की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। तो ये सब जो पादप प्रजातियां किस वन की हैं? तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन की हैं। अगर इनका विस्तार आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आपको ये वन मिलेंगे। वेलांचली व अनूप वन। तो भारत में वेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों, समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। और आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आप देखेंगे तो दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि पे जो है वो वेलांचली या अनूप वन पाए जाते हैं। इसी तरीके से राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि में भी इनकी प्रचुरता देखने को मिलती है। गुजरात के पूर्व से मतलब राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश, तो गुजरात के पूर्व से राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश तक का इनका विस्तार देखने को मिलता है। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रभूमि और लैगून के रूप में, तो जो भारत का ये पूर्वी तट है तो यहाँ से जो नदियां बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है और इधर जो बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, मैंने पीछे बताया ही है। तो ये जो डेल्टाई भाग है तो यहाँ भी इन वनों की अधिकता पाई जाती है। गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र के रूप में, इसी प्रकार जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झीलों एवं नदियों में ये वन पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन एवं अन्य आर्द्र भूमियां भी इन्हीं वनों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं तो मैंग्रोव वनस्पति लवणीय, दलदलीय, ज्वारीय, क्रीक, पंक मैदानों तथा ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भारत के वो 3 स्टेट कौन कौन से हैं जहां सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एक क्रम से बताना है और जल्दी से कमेंट करें क्योंकि प्रश्न यहां से कई बार पूछा गया और यही आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये वनस्पतियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में मिलती हैं। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है जिसके नाम से इसे सुंदरवन कहा जाता है। और जो मैंग्रोव वनस्पतियां उसके लिए जो सुंदरवन का जो डेल्टा है जो वेस्ट बंगाल में है वो बहुत ही जो है वो उपयोगी है। अब आते हैं अगला कौन सा वन है हमारा, तो पर्वतीय वन है। तो पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन होता है। पर्वतीय वन को पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन एवं अल्पाइन वन के रूप में जो है वो विभाजित किया जाता है। तो जो पर्वतीय वन है वो उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन एवं अल्पाइन वन के रूप में इन्हें बांटा गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा चौड़ी पत्ती वाले वन, तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में पाए जाते हैं।
तो चौड़ी पत्ती वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी के क्षेत्र में। शांत घाटी में जहां इस प्रकार के वनों में पुंसपार, दालचीनी, रोडोडेंड्रोन तथा सुगंधित घासें पाई जाती हैं, वहीं पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च एवं चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो ये पर्वतीय वनस्पतियों में है। पाइन वन शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में, पश्चिमी एवं मध्य हिमालय, खासी, नगा एवं मणिपुर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, ओक, रोडोडेंड्रोन और पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। और फिर शुष्क सदाबहार वन तो शिवालिक पर्वत एवं हिमालय की तलहटियों में 1000 मीटर की ऊंचाई तक ये वन जो है पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वनों को आर्द्र, नम एवं शुष्क में वर्गीकृत किया गया है। तो जो पर्वतीय शीतोष्ण वन जिसे मैंने पीछे बताया था, ये भी 3 भागों में बांटा गया है, आर्द्र मन वेट, नम और शुष्क। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश में 1800 से 300 मीटर की ऊंचाई पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से वन? तो पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। दक्षिण भारत में ये वन, दक्षिण भारत में भी तो पर्वतें हैं भाई, जो हमारा जो पश्चिमी घाट है तो ये एक पर्वत श्रेणी ही तो है। तो दक्षिण भारत में ये वन नीलगिरी पहाड़ी एवं केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर में इन वनों के 3 परत पाए जाते हैं। उच्च परत के रूप में शंकुधारी वृक्ष, मध्यवर्ती परत में पर्णपाती वृक्ष जैसे ओक एवं निचली परत में रोडोडेंड्रोन एवं चंपा वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। अब अगला जो प्रकार है पर्वतीय नम शीतोष्ण वन, तो पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। तो पर्वतीय नम शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय की मतलब एक पट्टी के रूप में। इनके अंतर्गत पश्चिमी भाग में चौड़ी पत्ती वाले ओक, भूरे ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षण के कारण सघन वनस्पतियां जो हैं वो पाई जाती हैं। तो पूर्वी हिमालय में चूंकि उधर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो वहां कैसी वनस्पतियां होंगी? वहां बहुत ही सघन वनस्पतियां होती हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, फर्न, बांस के साथ शंकुधारी जो है वृक्ष भी पाए जाते हैं। फिर पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन तो मुख्यतः किन्नौर, सिक्किम एवं हिमालय के अन्य भागों में ये पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष, ओक, मैपल, एस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अधिक ऊंचाई पर फर, जूनिपर, देवदार एवं चिलगोजा भी पाए जाते हैं। तो ये सब जो वृक्ष है ये पर्वतीय टाइप के वृक्ष है, मतलब पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन के अंतर्गत ये सब आते हैं। फिर अब उप अल्पाइन वन को देख लीजिए, तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो उप अल्पाइन वन की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में इसके अंतर्गत मतलब जो पश्चिमी हिमालय जो कश्मीर, लद्दाख इधर वाला ही जो हिमालय है, तो यहाँ जूनिपर, रोडोडेंड्रोन, विलो तथा फालसेब वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं पूर्वी हिमालय में यदि आप देखेंगे तो लाल फर, काला जूनिपर, बर्च, और बर्च को क्या कहा जाता है? तो भोजपत्र, जिसपे एंशिएंट एज में आप देखते होंगे भोज के पत्ते पर लेखन कार्य होता था। तो वही जो बर्च है तो ये कहाँ पाया जाता है बेसिकली? तो ये हिमालय, और हिमालय में भी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, सामान्य रूप से पाए जाते हैं। नम अल्पाइन वन हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनमें छोटी झाड़ियां, काई एवं फर्न, रोडोडेंड्रोन एवं बर्च पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन वन 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं तथा इनमें काले जूनिपर एवं विलो वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो जो शुष्क अल्पाइन वन इनकी ऊंचाई थोड़ा और बढ़ जाती है, जहां पहले 2900 से 3500 के बीच में थी स्थिति, अब ये बढ़ करके हो जाती है 3000 से करीब करीब 4900 मीटर तक। और देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से अधिक ऊंचाई पर, मतलब ये 1500 मीटर है,
ऊंचाई पर पाया जाता है। और देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा, तो देवदार है। प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर मुख्यतः मैग्नोलिया, लॉरेल, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर। इसी तरीके से वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन एवं स्प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है वो वनस्पतियां हैं। मतलब इनके वृक्षों से बहुत से जो है फर्नीचर या संसाधनों का निर्माण किया जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से जो है अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं और एक समय के बाद अगर आप जंगल में देखेंगे तो जंगल में यही नजर आएंगे। और चूंकि इनका जो फल होता है, मतलब इसका जो पुष्प होता है एकदम लाल लाल होता है, तो जब ये खिलते हैं तो पूरा जंगल लाल लाल दिखता है, मतलब अग्नि की तरह दिखता है। तो इसीलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। जो पलाश है, मतलब इसी का जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे जंगल की आग कहा जाता है, यही हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है वो पुष्प है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खिजरी है। खिजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। तो ये जो खिजरी का वृक्ष है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। तो लीसा जो है वो पाई जाती है कहाँ से, तो उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होती है। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के ही चीड़ वनों से, मतलब जो जहां जहां चीड़ वन पाए जाएंगे उनसे लीसा की प्राप्ति होती है। बहुतायत जो है वो उत्तराखंड में ही जो है चीड़ की प्राप्ति होती है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। तो तारपीन के तेल से तो आप परिचित होंगे। तो इसका निर्माण किससे होता है, तो लीसा से होता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट इत्यादि बनाने में होता है। इसी प्रकार महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। तो महोगनी कहाँ का वृक्ष है, तो उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष, न कि हमारे भारत का। तो एक बार तो ऐसे ही ऑप्शन में था और बच्चे जो है महोगनी भारत का वृक्ष समझ के लगा दिए थे और वो गलत हो गया। तो इसका भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक है और इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। तो एक तो टेलीग्राम है जो हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। दूसरा जो हमारा है वो समृद्धि है इसका यूट्यूब चैनल, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। और तीसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सभी चैनल आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल है, जितने भी लिंक्स हैं। तो आप लोग यदि अभी तक इन्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें। और अगर किसी टॉपिक पे आपको लग रहा है कि संस्थान वीडियो बनाए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। सबसे अंत में आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।